आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 5:10 हो चुके हैं। सरोज जी आप हैं यहाँ पे? जी मैम। प्रार्थना आप करवाएंगी? पहले ही बोला था मैंने उस दिन। चलिए आज ठीक है। प्रार्थना करवाइए। हम्म। अपनी कमर और गर्दन सीधी करके सीधे बैठ जाएं। दोनों आंख धीरे से बंद कर लें कोमलता के साथ, और आंखें बंद करके 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। अब गायत्री मंत्र का जप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। अब अपने दोनों हथेलियों को आपस में गर्म करते हैं और अपने दोनों आंखों में लगाते हैं। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते, जय श्री कृष्णा सभी को। एक बार फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगी आज कि गायत्री मंत्र का जब हम जप करते हैं तो कोई भी अपने पैरों में चप्पल वगैरह नहीं पहननी है हमको, है ना। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें चप्पल नहीं पहननी, क्योंकि बहुत ही शुद्ध सात्विक मंत्र है, तो चप्पल इसमें नहीं पहननी है। ठीक है ना, बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो हमने पहन रखी तो एक मिनट के लिए बस उतार दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना। हमने कहाँ पहुंच गए थे? हम पहुंच गए थे 5th वाले पे, गर्भाशय का कैंसर, है ना। पहले तो क्या होता था, कैंसर जैसी कुछ बीमारी ही नहीं थी। आज से अगर 50 साल पहले की बात करूं मैं, तो कैंसर नामक कोई बीमारी ही नहीं थी कि जो हमने सुनी हो। बट अब रिसेंट वाले वे में अगर देखा जाए तो आप सुन लोगे अपने ही गली में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, कि कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिल जाएगा कि इसको कैंसर था या उसको कैंसर था, या इस कारण से कैंसर हुआ या उस कारण से। क्योंकि एक तो जो ये रेडियो एक्टिव किरणें हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं। स्किन कैंसर्स बढ़ गए हैं क्योंकि हमारे पास ओजोन लेयर नहीं है। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो एटमॉस्फेयर में हमारे ओजोन लेयर एक हुआ करती थी, वो ओजोन लेयर भी नहीं है, तो स्किन कैंसर्स भी बढ़ गए हैं। और बहुत सारी चीज के जो हमारा खान पान है, अभी एक हमारा कल्चरल ग्रुप है, उसके अंदर एक वीडियो आई जिसमें वो बंदा कहता है कि मैं दिल्ली में रहता था इतने सालों से और मैंने सिर्फ बाहर का खाना खाया। उसमें वो स्पेशली नाम गिना रहा है कि मैंने बर्गर खाया, चाउमीन और मोमोज खाता था मैं बाहर के, और एक और कुछ 4 चीजों के नाम उसने बताए। कि मैं अकेला रहता था और 22-23 साल का लड़का है, छोटा सी उम्र का, कि मैं यही सारी चीजें बाहर से खाता था कि कौन घर के लिए बनाएगा, और ये सस्ती होती है और इजीली अवेलेबल हर गली के कोने पे होती है। तो मैंने वो खाया और उसको रेगुलर खाने के कारण मेरी सारी आंतें वगैरह ये सारी चीजें खराब हो गई और कैंसर हो गया। मुझे काट के निकाल दिया उसने, पूरे अपने पेट का ओपन करके अपनी शर्ट दिखाई कि इस तरीके से हो गया। और इन्हीं सब चीजों को खाने का कारण डॉक्टर्स ने उसे बताया कि आपको कैंसर हो गया है और अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो एक बहुत ही मार्मिक दृश्य था ये देखना कि इतने कम एज के एक बच्चे के लिए, मेरे लिए तो एक बच्चा ही है, मेरी खुद की बेटी 20 साल की है, तो मैं सोचती हूँ कि एक बच्चा था कि जिसके इतनी कम एज के अंदर उसके साथ में ये सब कुछ हो रहा है, वो ये जानता है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है। तो इससे ज्यादा दर्दनाक और कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमें अगर हर चीज का टाइम पता हो, फिर भी भगवान हमसे क्या छिपा के रखते हैं? एक जन्म का टाइम और एक मृत्यु का टाइम। जन्म के टाइम पे हमें खुशी होती है और अगर हमें मृत्यु का टाइम पता चल जाए ना, तो हम शायद जीना ही छोड़ देंगे। इसलिए भगवान ने ये किसी को पता ही नहीं चलने दिया है कि किसका मृत्यु का टाइम आ चुका है या आ गया है, या कौन से पल अगले पल कौन जाने वाला है।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको हम सबको समझना चाहिए कि ये टाइम हमें नहीं पता है, और इसलिए हमें नहीं पता है क्योंकि हम जी पाए अपनी लाइफ को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर पाए, अपने काम अच्छे से कर पाए, अपनी सारी ड्यूटीज निभा पाए, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हम पे दी गई है हम कर पाए, और अपने घर परिवार समाज सबके लिए सब कुछ फुलफिल करें अच्छे से और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और खुशी के साथ। तो आप सोचो कि जब उसको ये पता चल गया कि कैंसर हो चुका है मुझे और अब मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसने जो आस है अपने जीने की, जो आशा है, जो एक होप है, वो भी छोड़ दी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी ठीक हो सकती हैं, पर उसको भी हम जब बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट में ले जाते हैं तो वो भी कभी भी ठीक नहीं होती, छोटी बीमारियां भी बड़ी बन जाती हैं। तो वो तो एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसके लिए इस तरीके से हमें सोचने और समझने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, क्योंकि पानी के अंदर आजकल कुछ नहीं है, सब लोग हम मिनरल वाटर पीते हैं। मिनरल वाटर मीन्स इन द सेंस कि नाम का मिनरल वाटर जिसमें एक भी मिनरल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम आरओ से क्लीन करते हैं। तो आरओ से जो हैवी मेटल्स हैं वो तो निकल रही हैं, जो गंदगी धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर, उसके अंदर कंकड़ पत्थर इन द सेंस हैवी जो वाटर होता है उसमें पत्थर ही तो होता है, हार्ड होता है, तो वो निकल रहा है, खारापन निकल रहा है। तो सोचो जिसके अंदर ये सारी इम्प्योरिटीज निकल रही हैं तो क्या उसमें मिनरल बचे रह जाएंगे? उसमें कुछ नहीं बचता है। मतलब वो सिर्फ हम पी रहे हैं, मिनरल जैसा उसमें कुछ भी नहीं है। जो हम कहते हैं ना कि आरओ पे ऊपर उसके ऊपर लिखा रहता है मिनरल वाटर, मिनरल्स एडेड, ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? कोई मिनरल ऐड कर देगा कोई एक मशीन जो 7 8 10 हजार रुपए की, 12 हजार रुपए की आती है? ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ना तो हम पानी अच्छा पी रहे हैं, ना हम खाना अच्छा खा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर हम उसे बिल्कुल बहुत बुरी तरह वाला खा रहे हैं और अपनी जो लाइफ स्टाइल उसे बेकार कर रहे हैं, तो कैंसर के कारण बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए बार बार फास्टिंग को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि फास्टिंग करें, ताकि जो फास्टिंग का टाइम होता है उसके अंदर जो हमारी सारी जो बैड सेल्स होती हैं और जो कैंसरोजिनस सेल्स होती हैं, जो कैंसर जनरेट करने वाली होती हैं, उनको हमारी बॉडी की अच्छी सेल्स खा जाती हैं, और उस दौरान वो सारी चीजें कट ऑफ हो जाएंगी हमारी बॉडी से और गंदगी और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। इसलिए फास्टिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। और फास्टिंग, उपवास, जो एक्चुअल वर्ड है इसका है उपवास करना, कि हर एक गलत चीज से उपवास करना और अपने शरीर को नेचुरली तरीके से क्लीन होने देना और रिजुवनेट होने देना। तो उस चीज पे जाना हमें बहुत जरूरी है जब हम केवल कैंसर से बचाव चाहते हैं। तो केवल कैंसर ही नहीं, इसमें हम बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी बचाव कर जाएंगे, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तो हम सब कुछ सात्विक रखते हैं, खाना पीना, विचार और हमारा व्यवहार, दान पुण्य, बहुत सारी चीजें। तो हम ब्लेसिंग ले रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, हम गलत कोई भी कर्म नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए आपके जीवन के अंदर चाहे एक दिन के लिए बदलाव आया, चाहे वो वीक में एक दिन है, चाहे वो महीने में एक दिन है या 15 दिन में एक दिन है, पर फिर भी आपने एक चेंज लाया अपने शरीर के लिए, जिससे अब क्या होता है, अब मैं आपको बताती हूँ उपवास का महत्व इतना ज्यादा क्यों है। क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को शॉक देता है। आपकी बॉडी को कल से पता नहीं होना चाहिए, जैसे कि अगर मुझे कल व्रत करना है तो मुझे आज ही पता नहीं होना चाहिए कि मेरा कल व्रत है, अचानक फास्टिंग कीजिए। क्योंकि अगर आपने एक डे फिक्स कर दिया तो आपके शरीर को पता है कि हर बुधवार को, हर मंगलवार को या हर सोमवार को व्रत रखा जाता है, तो वो एक क्लॉक अंदर बना लेता है, फिर वो फूड उस हिसाब से स्टोर कर लेता है, तो वो फैट जनरेट कर लेता है। पर अगर आपको पता नहीं है और आपने अचानक फास्ट रख लिया तो आपके बॉडी को एक शॉक लगेगा, जो एक शॉक लगेगा उससे न्यू सेल्स ज्यादा जनरेट होंगी, पुरानी सेल्स डिस्ट्रॉय होंगी और उनको वो न्यू वाली खत्म कर देंगे। तो इसलिए हमेशा शॉकिंग में हमेशा हमें उपवास रखना चाहिए। जब हम बात लेते हैं तो आपने हाइड्रोथेरेपी में पढ़ा होगा कि अल्टरनेटिव बाथ्स, गर्म पानी से बात, ठंडे पानी से बात, गर्म से बात, ठंडे, उससे क्या होता है, उससे भी हमारी बॉडी को शॉक लगता है। तो जब जब हमें इस तरीके का शॉक लगता है, बॉडी न्यू सेल्स जनरेट करती है, अच्छे गुड स्वस्थ न्यू सेल्स, जो कि हमारे 30 35 के बाद में स्लो हो गए हैं बनने, है ना। उसको आप जब एक शॉक दोगे तो वो अच्छी तरीके से जनरेट होगी। तो आपने अपनी इम्यून पावर बढ़ा ली, आपने अपनी शक्ति बढ़ा ली, आपने अपनी जीवनी शक्ति को प्राण दे दिया, प्राण शक्ति बढ़ा ली, जीवनी शक्ति बढ़ा ली। तो जब आपने ये शक्ति बढ़ा ली तो क्या आपको कैंसर होगा? नहीं होगा ना। तो उस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने का एक वे है जो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, ठीक है। ये तो हो गया एक ट्रीटमेंट पार्ट भी, और ये हो गया हमारी एक बीमारियों का, अधिकतर सारी बीमारियों का एक ऐसा पार्ट जो हर एक बीमारी के अंदर है। ठीक है, पहले तो हमारे सारे ही ट्रीटमेंट इस वे में किए जाते थे, पर आजकल खाने पीने का इतना रखते हैं कि बिना खाए तो दवाई नहीं खानी है। तो जब बिना खाए दवाई नहीं खानी है तो फिर कैसे होगा? फिर तो ट्रीटमेंट में परेशानी जब भी तो होती है हमको। पहले ऐसा होता था कि ये चीज है तो ये नहीं खाओ ठीक हो जाओगे, ये चीज है तो ये नहीं खाओ, ऐसा खाओ, ये खाओ ठीक हो जाओगे।
खाने पीने का, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इसीलिए मैंने ये सारी चर्चा पहले की है। अब हम पढ़ लेते हैं गर्भाशय का कैंसर। कैंसर के बारे में सब जानते हैं कि कोई भी ऐसी सेल जो अनलिमिटेड बढ़ना चालू कर देती है और बढ़ते बढ़ते वहां गांठ के रूप में या किसी और भी रूप में वहां उभर जाती है, ट्यूमर हो, फोड़ा जैसा बन जाता है, हमें पता नहीं चलता है। फर्स्ट सेकंड स्टेज तक हम उसको जान ही नहीं पाते हैं, अननोन रहते हैं। थर्ड स्टेज के बाद में हमें लगभग थर्ड स्टेज में मालूम पड़ता है, जब पेन होना थोड़ा बहुत स्टार्ट होता है या उसका उभराव चालू होता है या भी कुछ ऐसे चेंजेस बॉडी में आने चालू होते हैं जो ज्यादा होते हैं, जिसको हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। बाकी जो शुरुआत का दौर होता है, एक तो हम भारतीय है ना, बहुत ज्यादा लापरवाह होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ चेंज होता है तो उसको इग्नोर ही कर देते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं छोटे छोटे, वो इग्नोर नहीं करने चाहिए कभी भी। कहीं आपको किसी भी रूप में गांठ दिख रही है, कहीं भी कुछ ऐसा अननेचुरल उभार दिखाई दे रहा है, तो आप उसको ध्यान करो कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, क्या ये पेनफुल है या ये अनपेनफुल है, या ये किस तरीके का है, मेरे को परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके कारण मेरी जो जीवनचर्या है, दिनचर्या, वो ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं हो रही है। अगर हम इन सब चीजों को ध्यान रखें तो ये चीज इस कंडीशन तक नहीं आ पाती है। छोटी छोटी चीजें ही हमें बता देते हैं। जैसे अगर गर्भाशय का कैंसर अगर आपको हो रहा है तो वो ऊपर से तो कुछ नहीं दिखेगा उसके अंदर, पर हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे पेनफुल मेंसेस आपका आना, आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होना या बहुत कम ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग का कलर चेंज होना, ब्लीडिंग के टाइम पे पेन बहुत होना, या खाना नहीं डाइजेस्ट होना, या आपका उस टाइम में या फिर हर समय पेल्विक रीजन में थोड़ी स्वेलन रहना, है ना, और डिस्कम्फर्ट रहना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अगर आपको पीरियड्स के दौरान और पीरियड्स के बिना भी शाम तक अगर फीवर आने लग जाए डेली, तो भी ये एक साइन है कि ऐसा कुछ अंदर हो सकता है, क्योंकि वो बाहर से तो कभी भी पता नहीं चलेगा। जब हम उसके अल्ट्रासाउंड पे जाएंगे या बाकी के टेस्ट पे जाएंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा। अगर उसकी हम बायोप्सी कराते हैं उससे पहले तो पता ही नहीं चलता है कि कैंसर है, ठीक है। पर हमें कुछ अगर अननेचुरल अंदर बन रहा है, नोड्स बन रहे हैं, कोई ट्यूमर बन रहा है, कोई सिस्ट बन रहा है, तो हमें पहले से पता चल जाएगा अगर हम छोटी छोटी सी चीजों को नोटिस करें। इसलिए हर एक चीज को नोटिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लड़कियां और गर्ल्स हमें बस एक चीज तो सिखाई जाती है कि हमें बहुत ज्यादा सहनशील रहना है, पर ये नहीं सिखाया जाता है कि अपनी बॉडी की सेंसिटिविटी को किस तरीके से नोटिस करना है, किस चीज के प्रति सेंसिटिव होना है। मतलब आजकल तो शिक्षा भी हम लोग गलत तरीके से दे रहे हैं कि हम उनको ओवर सेंसिटिव बना दिया हमने, हर छोटी छोटी चीज को नोटिफाई करना और हर चीज के ऊपर ओवर रिएक्ट करना चाहिए। जहां सच में जरूरत है, जहां नहीं है वहां नहीं करना चाहिए। बिना मतलब की जो मेंटल स्ट्रेस हम लोगों ने पाला है, वो भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस के कारण भी हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत बुरी तरह से हो जाते हैं। तो उन सब चीजों से भी हम बहुत सारी बीमारियों को पाल लेते हैं, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा हर एक चीज का एक तरीका होता है, एक वे होता है, जो हमारी संस्कृति, हमारा जो सनातन धर्म है वो हर तरह से चला रहा है उसको, तो हमें उन सब चीजों को भी फॉलो करना चाहिए। अब इसका जो ये रिटर्न पार्ट है पढ़ लेते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, गर्भाशय या स्तन का आबोर्ध कैंसर एक भयानक रोग है। जो गर्भाशय कैंसर भयानक, कैंसर कहीं का भी हो काफी भयानक होता है, पर जैसे गर्भाशय का होता है उसे तो निकाल दिया जाता है, मतलब पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही निकाल दिया गया। पर उसके बाद में भी, या किसी किसी की तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है वो सारी चीजें, पर उसके बाद भी उसके इनकी उभरने के चांसेस थोड़े से होते हैं। इसलिए कीमोथेरेपी वगैरह, रेडिएशन और ये एंजाइम थेरेपी, इम्यूनिटी थेरेपी वगैरह यूज करी जाती है उसके बाद में, इसलिए यूज करी जाती है कि ये सारी चीजें बढ़ जाएं और बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएं और दोबारा इस तरीके की सेल्स नहीं आए, डेवलप हो। पर कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में। अतः इसको जड़ से दूर करने के लिए सर्वप्रथम 10 से 30 दिनों तक उपवास या रसाहार। अब इसके बारे में मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया कि रसाहार या उपवास क्यों, ठीक है। तो मैं बस पढ़ती भी जा रही हूँ, आप कुछ भी जो लगे डाउट बीच में बोलिए। उपवास विधि पूर्वक और एनिमा के साथ करना चाहिए। विधि पूर्वक मैंने बता ही दिया कि अगर पूरा हमें किस तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो कि क्लिनजिंग भी होनी चाहिए, वमन विरेचन, हम जो विरेचन कर रहे हैं वो भी हो, मतलब एनिमा भी ले, और उसके साथ में क्या है कि हमारा पेट भी क्लीन होता रहे। ये नहीं कि हम उपवास करते चले आ रहे हैं तो हम स्टूल पास ही नहीं कर रहे हैं, तो वो तो और गंदगी जम गई पेट के अंदर, है ना। तो वो भी क्लिंस होता रहना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए भी पूरे प्रयत्न हमें करने ही है, बाकी सारी चीजें करनी। इसीलिए लिखा है कि एमिना ये क्या बोलते हैं, एनिमा के साथ उपवास करना है। एनिमा इसीलिए ताकि पेट की क्लिनजिंग होती रहे। 3 से 5 दिनों का उपवास तो जरूर ही करना चाहिए, वैसे तो 10 दिन से कम करना ही नहीं चाहिए, पर 3 से 5 दिन में भी थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही है। उपवास समाप्ति के पश्चात विशुद्ध सादा और सात्विक भोजन पर रहकर प्रतिदिन शुष्क घर्षण, मेहन स्नान, श्वास और शरीर के साथ व्यायाम तथा साय प्रातः शुद्ध हवा में टहलना चाहिए।
एक तो वर्क एक्टिविटी वगैरह में बढ़ा देनी है, एक्सरसाइज वगैरह, घूमना टहलना, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन अच्छी तरह से जाएगा तो हर लेवल पे पहुंचेगा शुद्ध वायु के अंदर। और ये सात्विक भोजन, घर्षण स्नान, घर्षण से क्या है कि सारी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और जो सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से होता है, इसलिए वो भी जरूरी है। सप्ताह में 2 बार एप्सम सॉल्ट का बाथ भी लेना चाहिए। तो एप्सम सॉल्ट तो बहुत ज्यादा रिलीफ करता है पेन वगैरह में, इन सब चीजों में, मैंने पहले भी बताया था। तो इस रोग में बहुत ज्यादा आराम करता है एप्सम सॉल्ट का बाथ। ठीक है, तो जो हम टब में बैठ के हिप बाथ वगैरह जो करते हैं, अगर उसमें एप्सम सॉल्ट डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। गर्भाशय के आवर्त में रोज रात के समय गर्म और ठंडे पानी का मेहन स्नान ले लेना चाहिए, लेकिन एप्सम बाथ के दिन इस स्नान को बंद रखना चाहिए। अब अगर आप एप्सम सॉल्ट से स्नान ले रहे हो तो उस दिन ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेहन स्नान, स्तन के आबुर्द में रतन को गर्म करके ठंडी सेक देनी चाहिए, गर्म और ठंडी सेक देनी चाहिए। अगर आपको स्तन में गांठ है तो सिकाई से बहुत ज्यादा अच्छा आराम होता है। मेरे पास एक लेडी आई थी, बहुत ही प्रेस करती थी वो, हमारे यहाँ पे प्रेस वाली थी मेरी, वो मेरे पास आई, उसके दोनों ही स्तन के अंदर कैंसर नहीं बताया था उसे तब तक, गांठें थी। एक के अंदर 2 गांठ थी, एक के अंदर 1 गांठ थी छोटी। तो उसको केवल विटामिन डी, विटामिन ई दिया मैंने। और आवाज चली गई कहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ, कॉल आ गया था, कॉल आ गया था इसलिए। ठीक है, तो ये है कि उसको मैंने सिकाई के लिए बताया सॉरी, और उसके साथ में विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई दी। और केवल उसकी सिकाई से ही इतना आराम हुआ कि वो उसकी गांठ कब चली गई पता ही नहीं चला, क्योंकि उसको डर लग गया था कि शायद मुझे कहीं कैंसर ना हो जाए, क्योंकि उसकी फैमिली में किसी को हुआ था, इसलिए उसको ये हुआ। और उसके बाद वो 2 और करवा चुकी है मैमोग्राफी, पर कुछ नहीं उसके अंदर निकल करके। अभी आ रही है आवाज? ठीक है। सेक देने के बाद हल्के हाथों से स्तन की मालिश करनी चाहिए। इसके बाद इसके अतिरिक्त गर्भाशय के आवर्त सप्ताह में 2-3 दिन रात के समय गुनगुने पानी के डूस के जरिए गर्भाशय को धोकर साफ कर देना चाहिए। मासिक धर्म के दिनों में भी सभी उपचार बंद करके शरीर को पूर्णतः आराम देना चाहिए। अभी जो आराम वाली स्थिति ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मासिक धर्म के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें कोई भी आवर्त कैंसर या किसी भी तरीके की गांठ या ट्यूमर या कोई भी इस तरीके का लंप वगैरह बन गया है, तो उस ये जो मेंसेस का टाइम है उस टाइम पे बहुत एक्सेसिव पेन होता है। तो अगर बहुत एक्सेसिव पेन है तो हमको अवेयर हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, डिंबाशय एवं जरायु प्रदान, लक्षण क्या क्या है इसमें? इस रोग में शुरू शुरू में गर्भाशय ग्रीवा आक्रांत हो जाती है, इसके बाद रोग धीरे धीरे बढ़कर पूरे गर्भाशय को घेर लेता है, जिससे वह फूल जाता है, उसमें दर्द और जलन होने लग जाती है, साथ ही श्लेष्मा में मिश्रित रक्त का स्राव होने लगता है। इसके अतिरिक्त पेड़ों में भी भारूपन का अनुभव होता है, थकावट सी महसूस होने लगती है, सर घूमता है और कभी कभी कपकपी होकर के ज्वर भी आता है। और रोग की बढ़ी हुई अवस्था में योनि से बदबू आती है, जिससे बदबूदार स्राव होने लगता है, और कभी कभी यह रोग सड़ने वाले जख्म का रूप धारण कर लेता है। अब बीमारी का हम अगर ध्यान नहीं देते हैं तो देखो छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर शुरू में ही ध्यान दे दिया कि जलन हो रही है या दर्द हो रहा है या किसी तरीके से आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, नीचे फूला फूला लग रहा है, तो उसको तभी अगर देख लें तो ये कंडीशन नहीं आएगी कि वो सड़ने वाला रोग हो जाए और योनि से ऐसा स्राव आने लग जाए कि जिसमें स्मेल आ रही है। इसीलिए बार बार मैंने आपको जो शुरू में आवर्त का बताया था, किसमें किस तरीके के स्राव निकल रहा है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जितने टाइप के निकलते हैं ना, सब किसी न किसी चीज से रिलेटेड होता है। तो देखो यहाँ पे आ गया ना कि सड़ने वाले रोग जैसी बदबू, तो जब वो स्त्राव निकल रहा है तो वो किस तरीके से निकल रहा है, तो आप किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करोगे, डायग्नोस करोगे कि उस चीज को याद होगा, तब आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। इसलिए ये सारी चीजें याद रखो। अब इसका कारण क्या बताया जा रहा है? लक्षण तो ये होगा, कारण है कब्ज, कृमि, अधिक पुरुष सहवास, नकली मैथुन तथा ऋतु विकार आदि इस रोग के प्रधान कारण है। और आजकल ये बहुत डिजीज आ रहा है सामने, क्योंकि ये जो नकली मैथुन वाली जो स्थिति है ना, ये आजकल जो इंटरनेट के कारण जो गंदगी फैलाई हुई है उसके कारण ये वाली चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं। ठीक है, और इन लोगों ने जो ये वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है उसके कारण भी बहुत ज्यादा इन सब चीजों में बदलाव आया है हम लोगों के अंदर। पहले ये बीमारियां नहीं होती थी, पर बहुत सारी चीजों के कारण ये चीजें होने लगी हैं, और गलत चीजों से करने से भी ये सारी चीजें होने लगी कि अगर आप मास्टरबेट भी गलत उपकरणों और इन सब चीजों से कर रहे हैं तो आप बिना मतलब में अपने अंग को परेशान कर रहे हैं।
एक छोटी सी अपनी डिजायर के कारण, तो उससे भी ये बीमारी हो सकती है। तो ऐसी चीजों को नोट करना होता है कि इनको पूछा जाता है कि कहीं आप ऐसा तो नहीं करते, आपके साथ ये सिचुएशन तो नहीं है, तब आप उसका एग्जैक्ट रीजन, क्योंकि कारण तो बहुत सारे हैं पर मेन कारण क्या है, किस चीज का इलाज करना है हमको, वो आप, जब हम इसे क्या कहते हैं, रूट कॉज पे जाके इलाज करना। रूट कॉज कैसे करेंगे, जब आप उसको सही डायग्नोज करोगे, उसके सिम्टम्स के हिसाब से, जब आप कारण के ऊपर सही से करोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्या चीज है एग्जैक्टली। ठीक है ना। चिकित्सा क्या करनी है इसके अंदर, रोग निवारण के लिए रोज कम से कम एक बार गर्म पानी और ठंडे पानी का डोज देना है, बारी बारी से, एक बार गर्म एक बार ठंडा। दर्द की जगह गर्म और ठंडी सेक देनी है। पेड़ों पर गीली पट्टी, गीली मिट्टी की पट्टी भी जरूर देनी चाहिए, तथा सुबह शाम मेहन स्नान और कटी स्नान लेना चाहिए। जो गीली पट्टी है ना, उससे बहुत मिट्टी की पट्टी, उससे बहुत ज्यादा आराम मिलता है मिट्टी की पट्टी से, फुली डिटॉक्सिफाई करती है, सूजन को तुरंत कम कर देती है। कटी स्नान लेना भी चाहिए। भोजन में फल, कच्ची पक्की साग सब्जी, मठा दही और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ लेने चाहिए। हल्का व्यायाम, स्वच्छ वायु में टहलना तथा श्वास की कसरतें इस रोग में बड़ी लाभकारी है। जब श्वास की कसरतें आप करते हो ना, पेट और जो ये लंग्स हैं वो प्रॉपरली बहुत ज्यादा जब वर्क करते हैं, तो स्वच्छ वायु, जब हमारे ऑक्सीजन ज्यादा जाती है, अब यहाँ स्वच्छ वायु का मतलब ये नहीं है कि साफ सुथरी हवा तो आजकल नहीं है एनवायरनमेंट में कहीं, पर जब हम गहरी डीप ब्रीथ लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन हर लेवल तक जाती है, और जब ऑक्सीजन प्रॉपरली जाती है तो फ्रेश ब्लड जाता है। फ्रेश ब्लड मतलब जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है, और साफ सुथरा ब्लड, जब साफ सुथरा ब्लड अगर बीमारी की जगह जाएगा और पूरी ऑक्सीजन जाएगी, तो वो उसको वहां जाके क्योर करेगा सेल्यूलर लेवल पे, और सेल्यूलर लेवल पे तो ये बीमारियां हो रही हैं। इसलिए इसमें जब हम श्वास की, जब डीप ब्रीथिंग के लिए बार बार कह रहे हैं ना, वो इसलिए फायदा करती हैं कि श्वास के रिलेटेड जितने प्राणायाम है, गहरी लंबी सांसें हैं, ये सब क्यों करनी चाहिए, ये सब इसलिए लाभकारी है। ठीक है। कुछ अन्य योनि दोष, कुछ अन्य योनि दोषों में क्या क्या है, कुछ स्त्रियों का जननेंद्रिय मुख्य स्वभाव से इतना छोटा और संकीर्ण होता है कि सहवास के समय उन्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। कभी कभी तो वे बेहोश तक हो जाती है, और कभी कभी सहवास असंभव होने के कारण उनकी बड़ी दुर्दशा हो जाती है। स्त्रियों में ये दोष उनकी माताओं के मिथ्या आहार विहार के कारण होता है। ऐसी योनि सूचिवक्र योनि कहलाती है। ठीक है, ये भी बहुत कम लोगों को होता है, पर होता है। मेरे पास भी है एक लड़की ऐसी जिसको ये प्रॉब्लम है, और उसको ब्लीडिंग ही नहीं होती है मेंसेस के टाइम में, उसको पीरियड्स आते हैं, उसको पेन होता है, और बस केवल एक डॉट आके खत्म हो जाता है। वो भी पहले नहीं आता था, थोड़ा ट्रीटमेंट चालू किया, सब किया, उसके बाद उसका थोड़ी चीजें चल रही हैं। बट ऐसे जैसे हाइमन क्लोज होता है, जिनका यूनि रास्ता ही बंद होता है या बहुत छोटा होता है, तो उनको ये प्रॉब्लम आती है। अभी तो वो लड़की है, अगर उसकी शादी हुई होती तो उसके साथ भी यही सब कुछ होता। तो ये सारी चीजें भी देखने योग्य हैं कि कुछ और दोष हैं तो वो किस तरीके के हैं, है ना। तो जैसे आपके पास आया कि किसी के पीरियड नहीं आ रहे हैं, और शुरू से आए नहीं है अभी एक बार भी, तो मेरे पास ये आई थी कि मेरे कभी आए नहीं है। तो ये वाली चीज मैंने इसलिए बताया कि इसमें ये चीज भी हो सकती है ना। जरूरी नहीं है कि उसको सिस्ट हो, या उसको पीसीओडी हो, या उसको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो। हाँ, रास्ता भी बंद हो सकता है, सकड़ा भी हो सकता है, इस कारण भी होता है। हाइमन भी क्लोज हो सकता है, या फिर हाइमन में छिद्र ही ना हो जिसके कारण की ब्लड बाहर आए, है ना। हर महीने वो वाली सिचुएशन होती है कि पेन है, दर्द है, हैवीनेस है, सब कुछ है, पर होता कुछ नहीं है, तो उसको है ना और ज्यादा आगे इन फ्यूचर कोई बहुत बड़ी बीमारी होने का भी खतरा रहता है। ठीक है। प्राकृतिक आयुर्विज्ञान क्या कह रहा है, कई बच्चे हो जाने के कारण कितनी ही स्त्रियों की योनि अनावश्यक रूप से फैल भी जाती है, जिसे महता योनि कहते हैं। कुछ स्त्रियों की योनि से पुरुष सहवास के समय असाधारण रूप से पानी निकला करता है, तथा कभी कभी बदबू भी होती है। प्रसव के बाद 2-3 मास के भीतर पुरुष सहवास करने लग जाते हैं तो यह दशा हो जाती है। ऐसी योनि त्रिमुखा योनि कहलाती है। मतलब ये सब योनि की बीमारियां हैं कि अगर इस तरह से करते हैं, तो जो पहले के जमाने में कहा जाता था ना कि 3 महीने का परहेज रखना है, या 4 महीने का रखना है, या 7 महीने का रखना है, वो इसलिए होता था। और फिर डिलीवरी के बाद में अपनी बेटियों को जो घर पे रख लिया करते थे कि भाई 6 महीने नहीं जाएगी या साल भर नहीं जाएगी, तो उस सब के कारण भी वो यही था कि स्त्री का स्वास्थ्य, स्त्री की स्वास्थ्य की महत्वता इतनी थी कि वो उनके लिए ही ये सब कुछ किया जाता था। ठीक है। कुछ स्त्रियों को पुरुष सहवास से तृप्ति नहीं होती है, और ऐसी स्त्रियों की योनि का भी अत्यानंदा कहा जाता है। यह अवस्था कभी कभी पति की इज्जत और स्वास्थ्य दोनों पर गर्भ न ठहरना,
पे पानी फेर देती है। कुछ स्त्रियां सहवास के समय पुरुष से पहले ही स्खलित हो जाती हैं, ऐसी योनि आनंद चरणा योनि कहलाती है, तथा कुछ पुरुष के स्खलित होने के बाद भी बहुत बाद स्खलित होती है, तो इस योनि को अति चरणा योनि कहते हैं। उपयुक्त सभी प्रकार के योनि दोष के लिए उपवास, रसाहार, फलाहार, एनिमा, संयम, वायु सेवन, प्रतिदिन गर्म पानी के टब में कुछ देर तक बैठना और दिन में कम से कम 2 बार मेहन स्नान या कटी स्नान लेना लाभकारी है। अब ये सारी चीजें ही हमारे जैसे कि जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीजें होती हैं। बहुत सारे कपल्स ऐसे आते हैं जो अनसेटिस्फाइड होते हैं एक दूसरे से। रीजन इनमें से कोई भी हो सकता है, पुरुष रिलेटेड भी हो सकती हैं चीजें, और यहाँ पे स्त्री रिलेटेड भी बताई हैं कि ये भी चीजें हो सकती हैं। उनके रीजन क्या क्या हो सकते हैं वो पहले ही हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं, अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा समझना है इसको, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ट्रीटमेंट पार्ट बताया ना वो भी वही है, उपवास दो, रसाहार दो, संयम। और इसमें अगर हम उसको ओम वगैरह की चैंटिंग और ब्रीथिंग बताते हैं तो उससे संयम आता है। संयम मीन्स कंट्रोल, अपनी भावनाओं और इमोशन के ऊपर कंट्रोल और सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल। तो जब हमारी बॉडी कंट्रोल में रहती है तो इन सब चीजों को हम अपने आप कंट्रोल कर पाते हैं। और जब हम उनको एक्सरसाइज के साथ में वो बंद कर लगाना, योगा के साथ में बताते हैं कि यहाँ बंद लगाना है, मूलाधार बंद लगाना है, कि आपको पेल्विक मसल्स आपके ढीले हो गए उसको टाइटन करना है, तो उसके लिए ये कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, तो ये जो सब चीजें करवाते हैं तो उनसे ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसमें किसी भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, बस ये थोड़ी सी चीजों से क्योर हो जाता है, ठीक है। गर्भ संबंधी रोग कौन कौन से? बांझपन या बंधत्व रोग को अंग्रेजी में स्टेरिलिटी कहते हैं। यह कई प्रकार का होता है, जैसे जन्म बंध्यत्व, काक बंध्यत्व, मृतवत्स्या बंधत्व, गर्भस्रावी बंधत्व, त्रिदोष बंधत्व, त्रिपक्षी बंधत्व, त्रिमुखी बंध्यत्व, वकी बंधत्व, कमली बंधत्व तथा व्यक्तिनी बंधत्व आदि। अब ये सारे बांझपन के ही प्रकार, स्टेरिलिटी के ही प्रकार दे रखे हैं जो इतने तरीके के होते हैं, ठीक है। अब हम तो केवल इतना जान रहे हैं अभी तक, जो नॉर्मल लैंग्वेज में सुनते आ रहे हैं कि बांझपन मीन्स किसी भी कारण से बांझपन, और किसी भी कारण। अब रूट कॉज, अब जब हम बात करते हैं बार बार रूट कॉज, तो ये होता है रूट कॉज कि किस कारण से कौन सा बांझपन है ना, कि किस कारण से आप मां नहीं बन पा रहे हो या बार बार मिसकरेज हो रहा है ना। तो वो वाली चीज कि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, कौन सा ऐसा रीजन हो सकता है जिसके कारण बच्चा नहीं हो रहा है। कारण क्या है? बहुत मोटापा, साथ ही गर्भाशय का छोटा पड़ जाना, तोंद का निकल आना, बहुत दुबलापन, माहवारी का बिल्कुल बंद हो जाना, रुक रुक कर आना, डिम्बाशय का ना होना, डिम्बाशय नहीं है, ओवरी नहीं है, मतलब अंदर जब ऑर्गन ही नहीं है तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ये सारे रीजंस बता रखे हैं इन सारे स्टेरिलिटी के। गर्भाशय का ही ना होना, उसके मुख का तंग होना, गर्भाशय की सख्ती या फिर सूजन का होना, गर्भाशय का मुख फिरा हुआ होना, जैसे टेढ़ा होता है कुछ लोगों का, पुरुष सहवाद के बाद स्त्री का खड़ा हो जाना, छींकना, कूदना या फिर टॉयलेट जाना, पेशाब करना, विपरीत रति, अधिक पुरुष सहवास, यौन संबंधी रोग, प्रदर गर्मी तथा सुजाक आदि, प्रसव के समय योनि का फट जाना, मादक द्रव्यों का प्रयोग या कंठमणि तथा श्लेष्मिक झिल्लियों की विकृति। इतने सारे रीजंस हो सकते हैं स्टेरिलिटी के, ठीक है। अब पता ये लगाना है कि जो स्टेरिलिटी है वो किस कारण से है, ठीक है ना, कि किस कारण से इनफर्टिलिटी डेवलप हो रही है, तो इनमें से कौन सी चीज है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो क्या ये है डायग्नोस करना, हिस्ट्री लेना कि किस कारण से क्या होता आ रहा है ना। वस्तुतः गर्भ न ठहरने अथवा बांझपन में 100% दोष स्त्रियों का ही नहीं होता, अपितु उनके पतियों में भी निम्नलिखित दोषों के होने की वजह से भी गर्भ में बाधा पड़ सकती है। अब वैसे अधिकतर दोष किसको दिया जाता है? स्त्री को, कि भाई ये ही बांझ है, इसका नहीं हो पा रहा है। पर इसमें बहुत सारे रीजंस मेल फंक्शंस भी होते हैं, मेल लोगों के भी हैं, कि जब पुरुष के अंदर अगर किसी तरीके की कमी है तो भी बांझपन होता है, केवल स्त्री ही उसके लिए अकेली जिम्मेदार नहीं होती है। तो इसमें यह है, वीर्य निकलने वाली नली या सुराग का पतला न होकर फैला हुआ होना, बाजारी औरतों के साथ अय्याशी करने के कारण अपनी स्त्री के सहवास करने की इच्छा न होना, जननेंद्रिय का अति शुद्र होना या अधिक मोटा होना, जननेंद्रिय का अधिक लंबा होना, टेढ़ा मेढ़ा होना, नशाबाज होना, नाबालिग होना, बूढ़ा होना, रोगी होना या अधिक सहवास करने वाला होने के कारण भी वीर्य में गर्भधारण की शक्ति न होना।
इसीलिए जब हमने अच्छी संतति के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि स्वस्थ होना कितना जरूरी है जब आप एक अच्छी संतति को चाहते हैं। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पहले जो तरीका था और जीवन जीने का, उसके अंदर जैसे बाल्यावस्था में हमने गुरुकुल भेज दिया, संयम से रह रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो ये जब स्टेजेस थी ना, तब बहुत अच्छा था। और ऐसी चीजें बहुत कम, कोई हजारों में एक सुनने को मिलती थी कि वो स्टरलाइज नहीं है, उसके इनफर्टिलिटी हो गई, या वो माँ नहीं बन सकती है, या वो पिता नहीं बन सकता। इसका बहुत कम होते थे, बहुत कम केसेस। तो उसे हम कर्म प्रधान ज्यादा माना करते थे। पर आजकल क्या है कि हमारे जो हमारा डेली रूटीन लाइफ स्टाइल हो गया ना, वो गड़बड़ हो गया है। ब्रह्मचर्य तो रहा नहीं, इवन वर्जिनिटी तक नहीं रही। तो अब फिर सोचिए कि जब हम, और हमने क्या करा है कि हमारी जो एज है शादी वाली, उसको बहुत आगे बढ़ा दिया। ठीक है, पढ़ना लिखना सब कुछ करना जरूरी है, पर उसके लिए जो सचमुच की एज है शादी वाली, उसको अगर आप अच्छी मानी जाती है, हमारी सबसे ज्यादा फर्टाइल जो एज होती है वो 18 से लेकर के, मतलब 18 तक परिपक्व होती है। 18-19 के बाद में, मतलब मैं बेस्ट मानती हूँ 20 से लेकर के 30 तक की आपकी एज बेस्ट होती है, इवन 28 तक की ही माँ बनने के लिए, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। उसके बाद में जब 30 साल के बाद में, तो वो फर्टिलिटी खत्म होने लग जाती है। अब आप शादी करोगे 30 में, फिर आपको 2 साल बच्चे नहीं चाहिए, फिर उसके बाद में 32 साल में क्या करते हैं, फिर इलाज करवाते हैं, आईवीएफ कराएंगे, आईयूआई कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये करना है। जब नेचुरल वेज को आपने खत्म कर दिया, ठीक है ना, तो फिर अननेचुरल तो बहुत कुछ डेवलप होगा। तो इस चीज के कारण भी ऐसे केसेस बहुत ज्यादा आते हैं कि एज ही बहुत बढ़ गई। अब तो पेरीमेनोपॉज ही आ गया 32-33 साल में। 29 साल की लड़की का मैंने आपको बताया जो मेरे पास केस चल रहा है, तो सोचो फिर कैसे प्रेगनेंसी होगी, है ना। इन सब चीजों को हमने खुद खत्म किया है। तो जब हम खुद उन सब चीजों को गलत लेवल पे लेकर आ रहे हैं, तो समाज को जागरूक करना और सही दिशा देना भी हम जैसे डॉक्टर्स और नेचुरोपैथ का काम है। कि हम, ये भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बताना कि चलो तुमने तो जो गलती कर ली, अपने बच्चों के साथ ये नहीं करना, है ना। जिसको भी साथ आपके लाइफ में और लोग जो जड़े हैं, उन सब लोगों के आप बताइए, उनको जागरूक बनाइए कि भाई इसलिए भी इनफर्टिलिटी बढ़ गई है। एक मेरी ही कलीग है, उसने अपनी शादी ही 30s की एज में की। फिर उसने 2 साल, वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं चाहते थे कि हमें घूमना है, हमें एक दूसरे को जानना है, हमें तभी बच्चा नहीं चाहिए। अब वो 3 साल से 4 साल से इलाज करवाते फिर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में भी 1 साल पहले क्या हुआ कि एटोपिक प्रेगनेंसी हो गई उसकी, फेलोपियन ट्यूब में ही बच्चा रह गया। फिर वो फट भी गया, उसे 2.5 महीने पता ही नहीं चला कि प्रेगनेंसी भी है। फट गया तो एक साइड निकालनी पड़ गई, पूरी ओवरी और फेलोपियन ट्यूब। अब आप सोचो कि उसका तो वैसे ही 30s के ऊपर चली गई, 50% रह गया। अब 50% का भी 50% रह गया, क्योंकि एक साइड ही नहीं है। और अब और बात पता चली कि हस्बैंड में भी प्रॉब्लम है। तो अब कितने परसेंट चांसेस रह गए, 10-20% ओनली। तो अपनी जिंदगी के साथ हम ही खेलते हैं ना। फिर कहते हैं कि हमको सब लोग बोलते हैं। तो गलतियां, हम ये सारी सिचुएशन हम स्वयं पैदा करते हैं, या फिर हमें समझाने वाले जो हमें गलत समझा रहे हैं। तो एक्चुअली उन लोगों तक पहुंचो जो आपको सही सलाह दें कि ये चीज इस टाइम पे होनी बहुत जरूरी है, नहीं होगी तो फिर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर आप इलाज कराते फिरोगे, है ना। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं, और तभी हम अपना सही डायग्नोस एक्चुअल में कर पाएंगे। आप सही जान पाएंगे कि इस तरीके से करना चाहिए डायग्नोस, ये टाइम होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। रूट कॉज तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाए, तब जाके प्रॉपर उसका इलाज हो, ठीक है। अब प्रश्न स्वतः उपस्थित होता है कि ये कैसे जाना जाए कि बांझपन के लिए पति या पत्नी में से कौन दोषी है और कौन नहीं। अतः इस बात को मालूम करने के लिए 2 तरीके नीचे दिए जाते हैं। अब बता रहे हैं कि भाई दोनों में से कौन रेस्पॉन्सिबल है, इसको कैसे जानना है। तो इसको जानने के लिए भी तरीके बता रहे हैं। पहला क्या है, किसी दिन प्रातःकाल उठते ही बांझ स्त्री को चाहिए कि वह लहसुन को छीलकर अपनी योनि में रख ले और उसे 24 घंटे वहां रहने दे। ऐसी अवस्था में यदि उसके मुंह में लहसुन की महक मालूम दे तो बांझपन में अपना दोष न समझे। ये नेचुरल तरीका है, ठीक है ना। तो ये अपना तरीका, अपना दोष ना समझे। मूंग या गेहूं के कुछ दाने अलग अलग 2 बर्तनों में भिगो कर रखें। एक बर्तन में पति पेशाब करे और दूसरे में पत्नी। जिसके बर्तन में दाने अंकुरित होते हैं उसमें बांझपन का दोष नहीं समझना चाहिए। ये दूसरा है तरीका, ठीक है। यदि स्त्री में दोष होने के कारण गर्भ नहीं ठहरता और यदि उसके शरीर में
विजातीय द्रव का भार बहुत अधिक नहीं है तथा साथ ही शरीर में जीवनी शक्ति भी मौजूद है तो बंधुत्व रोग दूर हो सकता है। ठीक है, विजातीय द्रव्य मतलब टॉक्सिन्स नहीं है और भार भी नहीं, टॉक्सिन्स का भार नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब टॉक्सिन्स ही नहीं है, कम है, या फिर उसको जल्दी रिमूव किया जा सकता है, और शरीर में जीवनी शक्ति ज्यादा है, मतलब अच्छी इम्यूनिटी पावर है, तो ये भी दूर हो सकता है। बांझपन भी कुछ ही महीनों को समय लगता है। चिकित्सा क्या है? उपचार 3 दिन के उपवास या रसाहार से आरंभ करनी चाहिए। दिन में 1 दिन या दोनों समय एनिमा लेते रहना चाहिए। उपवास यदि किया हो तो उसके बाद 4 दिनों तक केवल किसी रसदार फल पे ही रहना चाहिए, जैसे संतरा। फिर 7 दिनों तक सुबह शाम संतरा लें और दोपहर को चोकरदार आटे की रोटी, दलिया या फिर तरकारी। तत्पश्चात 15 दिनों तक केवल संतरों पे रहा जाए। संतरों पे यहाँ बार बार संतरे क्यों कहेंगे? पीएच लेवल चेंज करने के लिए, और ये जो संतरे में हाईएस्ट लेवल ऑफ विटामिन सी संतरे में हम सब है जानते हैं, और रस उसका जो है बहुत हमारे जितनी भी अंदर पेट की जितनी परेशानियां उसको साफ करता है, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। ठीक है ना, इसलिए बार बार यहाँ पे संतरे ही कहा गया है। इसके बाद 7 दिनों तक सुबह शाम संतरा, अच्छा हो गया। तत्पश्चात 15 दिनों तक फिर केवल संतरों के रस पे रहा जाए। उसके बाद खरबूजों का कल्प देना आरंभ करें। पहले दिन 2.5 किलो, दूसरे दिन 3 किलो, दूसरे दिन 3 किलो, तीसरे दिन 5, और तत्पश्चात भूख के अनुसार होते हुए 40 दिन बिताएं। ठीक है, 40 दिन आप किस पे जाना है? खरबूजे के कल्प के ऊपर। उसके बाद 15 दिनों तक पतले रस वाले बीजू आम का कल्प डालें। यदि यह कल्प 15 दिनों तक न चल सके तो जितने भी दिनों तक हो सके मिले उतने दिनों तक आम कल्प चलाएं। आम कल्प के बाद अंगूर और दूध का कल्प कुछ दिनों तक चलाएं। फिर अंगूर 2 किलो और दूध 2 किलो साथ साथ में लें। जब से फलों पर रहना आरंभ करें तभी से प्रतिदिन कटी स्नान 10 मिनट तक सुबह और शाम 7 दिनों तक लें। लेने के बाद कटी स्नान की जगह पर मेहन स्नान लेने लग जाएं। साथ ही सुबह शाम 20 मिनट के लिए गीली मिट्टी की पट्टी योनि और पेड़ों पर भी रखें। ये सारा ट्रीटमेंट पार्ट बताया जा रहा है। ठीक है, सप्ताह के 1 दिन सुबह मेहन स्नान से पहले पूरे शरीर को भाप स्नान या केवल पेड़ों पर भाप स्नान करें। हर तीसरे दिन 10 मिनट तक धूप स्नान करने के बाद मेहन स्नान लेना चाहिए। साधारण कसरत, गहरी सांस लेने की कसरत, प्रातः भ्रमण आदि भी करते रहना चाहिए। आसनों में सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, हलासन इस रोग में विशेष लाभकारी हैं। ये सारे के सारे ही यूट्रस पे काम करते हैं, पेल्विक पे काम करते हैं, इसलिए ये वाले जो आसन है ना, ये बहुत ज्यादा काम करते हैं। और ये साधारण कसरत मतलब हल्की फुल्की कसरत, घूमना फिरना, बिस्क वॉक वगैरह जैसे, और गहरी श्वास मतलब प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग और प्राणायाम भी मेन डीप ब्रीथिंग ये है ना, तो अनुलोम विलोम। ठीक है, और डीप ब्रीथिंग बहुत ज्यादा फायदा करती है इसके अंदर। पीली और हरी बोतल का सूर्य तप्त जल बराबर 50 ग्राम की मात्रा में लें। दिन में 6 को रह के 1 मास तक, 1 महीने तक पूरा उसको लेना है। तत्पश्चात केवल हरी बोतल का ही सूर्य तप्त जल पूरी मात्रा में पिए। गर्भाशय का अपनी जगह से टल जाना, अब ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा। आंतों में दूषित वायु अथवा मल भरा होने के कारण उसका फूल जाना। अब ये टल कैसे जाती है कि दूषित वायु भी है, मतलब गैस एसिडिटी जिसको बहुत ज्यादा रहती है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, मल भरा हो उसके अंदर, मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन भी है, पेट भी आपका साफ नहीं हो रहा है, और कसकर साड़ी बांधना, कब्ज होना, झुककर बैठना, कोई व्यायाम आदि ना करना, प्रसव के समय असावधानी बरतना या फिर प्रसव के तुरंत बाद चलने फिरने लगना। तो चलने फिरने से क्या होता है कि जगह चेंज हो जाती है यूट्रस की, क्योंकि उस टाइम बहुत ही नाजुक होता है और ये सारी चीजें करने से गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए आराम करने के लिए कहा जाता है कि लेटे रहो। ठीक है, निर्बलता में व्यायाम करना, थोड़ी अवस्था में स्त्री के साथ पूर्ण वयस्क पति द्वारा प्रसंग, कूदना, दौड़ना और सीढ़ियों पे ज्यादा चढ़ना उतरना भी, या फिर मुंह या पीठ के बल गिरना भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, उपयुक्त कारणों में से कितने ही ढंग गर्भाशय को अपनी जगह से हटाते हैं, कितनी ही सारी चीजों से ये अपनी अलग अलग तरीके से गर्भाशय इधर उधर हिल जाता है। जैसे गर्भाशय और उसके साथ की योनि देश का झूल पड़ना, गर्भाशय के पीछे की ओर घूम जाना, गर्भाशय की ग्रीवा का सामने की ओर आ जाना, गर्भाशय के भीतरी भाग का निकल पड़ना, बाहर निकल जाता, हर्निएशन जिसे कहते हैं, समूचे गर्भाशय का अपनी जगह से ही छूट जाना, वो बिल्कुल पेल्विक मसल से छूट ही जाता है, वो एकदम ढीला होकर लटक जाता है वहीं अंदर। ये टेढ़ा पड़कर उलट जाना, गर्भाशय का दाहिना या बाहिना भाग टेढ़ा हो जाना,
जब किसी कारण से गर्भाशय अपने स्थान से टल जाता है तो रोगिणी को ऐसे मालूम पड़ता है जैसे उसके योनि द्वार से कोई चीज बाहर निकल जाएगी, और ऐसा प्रेशर फील होता है, ठीक है ना, इस तरीके का प्रेशर फील होता है कि कुछ निकल रहा है बाहर, और कुछ सब जैसे निकल ही जाएगा। पेन जैसा तो रहता ही, पर डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा रहता है। उस समय योनि में अपनी उंगली नहीं डाली जाती है और बार बार पखाना पेशाब की अनुभूति होती है। प्रेशर के कारण ये सारी चीजें फील होती हैं। कभी कभी पेशाब तुरंत बंद भी हो जाता है, तो कभी कभी पेशाब आने में तकलीफ होती है। कभी कभी रक्तस्राव और बेहोशी भी हो जाती है। पीठ, जांग, पीढ़ी और वक्षस्थल तथा बगलों में पीड़ा होने लग जाती है। इस प्रकार लगातार पीड़ा और ऐंठन होते रहने से रोगिणी की गति बुरी हो जाती है और उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरने लग जाता है। तो इनमें से कोई भी चीज जब फील हो और ऐसा कुछ हो जाए तो तुरंत जाकर के अल्ट्रासाउंड सबसे पहला काम है जो करवाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही खतरनाक होती हैं, आगे बहुत परेशानी क्रिएट करती हैं, है ना। तो अंदर भी बहुत सारी चीजें और भी हो जाती हैं। चिकित्सा जिस समय पर गर्भाशय टलने जैसी अवस्था उपस्थित हो उसी समय रोगिणी को बिठाकर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे तकिए के सहारे बिस्तर पर लेट जाना चाहिए और पैरों को तकिए के सहारे लगभग 1.5 फीट ऊपर उठाकर रखना चाहिए, ठीक है ना। ये तो बहुत सारी चीजों में भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि हर्निएशन में तो मेन होता ही यही है कि पैर तो ऊपर ही रखे जाते हैं, नीचे बैठना भी बंद करवा देते हैं, जमीन पे बैठना, है ना। उसी हालत में आधा घंटा 1 घंटे तक रखना चाहिए। इस क्रिया को दिन में 2-3 बार कराना चाहिए। इससे रोगिणी को आराम मिलता है, और हो सके तो पूरी रात ही तकिया पैर के नीचे 1.5-2 इंच इतना ऊंचा रख करके, लगभग इतना ऊंचा रख के हमें सोना चाहिए। उससे बहुत आराम मिलता है, और सर के नीचे तकिया ना हो और पैरों के नीचे हो। जो ही आरंभ में यह पता चले कि गर्भाशय अपनी जगह से टल गया है, त्यों ही योनि को घी की मालिश करने के बाद उस पर दूध की भाप देकर रुई या साफ कपड़े के सहारे उसे अपने स्थान पर पुनः बैठा देने की कोशिश करनी चाहिए। पहले तो जो दाई वगैरह होती थी ना, वो कर लेती थी इस काम को, बिठाने वाले को। आजकल तो बहुत मुश्किल ये चीज है, क्योंकि बहुत कम कोई ऐसे लोग बचे होंगे शायद जो ऐसा कुछ करते हों, पर डॉक्टर के पास जाना ही बेस्ट है। हमें अपनी तरफ से कुछ ज्यादा ऐसा करना नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और बिठा देने की कोशिश करनी चाहिए। जब वह अपने स्थान पर बैठ जाए तो उस पर बैंडेड बांध देना चाहिए। साथ ही पेड़ों पर गीली मिट्टी की पट्टी या भीगे कपड़े की पट्टी बांधकर रोगिणी को पीड़ा कम करने की चेष्टा करनी चाहिए। जब तक तकलीफ दूर ना हो जाए तब तक रोगिणी को आराम से बिस्तर पर संभवतः बिना हिले डुले ही पड़े रहना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, जैसे पलट जाता है ना, तो वो महसूस होता है किसी कारण से गिर गए, चोट लग गई, उल्टे मुंह के बल गिर गए, या कमर के बल इतनी ज्यादा जोर से गिर गए कि वो सब कुछ हिल गया आपका, तो महसूस होता है। तो उसको अगर तुरंत की तुरंत अगर फिक्स कर दिया जाता है कि लग गया कि ऐसा कुछ हुआ है, तो अगर ये सब चीजें आप कर लोगे तो तुरंत आराम हो जाएगा। पर अगर उसको वो चलता रहा और होता रहा, वो सारी चीजें रही ना, तो फिर इसको क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तुरंत ही फिक्स हो सकता है अगर उस टाइम पे आपको पता चल गया तो। बाकी हर्निएशन में भी लगभग यही ट्रीटमेंट दिया जाता है, अगर गर्भाशय नीचे खिसक के आता है तो भी। रोगिणी को पहले 3 दिन केवल रसाहार पर रहना चाहिए, तत्पश्चात 7 दिनों तक फलाहार पर रहना चाहिए। दिन में 3 बार टहलना, केला और सूखे फल नहीं लेने चाहिए। पीने के लिए शुद्ध जल और कागजी नींबू के रस के साथ केवल या फिर अकेले ही लेना चाहिए। रसाहार प्राकृतिक आयुर्विज्ञान में के दिनों में प्रतिदिन रात को गर्म पानी का एनिमा लेना भी जरूरी है। एनिमा लेना इसलिए जरूरी है कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया और आपने थोड़ा सा भी जोर लगाया तो जो यूट्रस इधर उधर हिल गया है उसमें और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसलिए एनिमा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पीड़ा कुछ कम होने पर प्रतिदिन सुबह शुष्क घर्षण स्नान तथा श्वास और अन्य प्रकार की हल्की कसरतें करने लग जानी चाहिए, और शाम को 20 मिनट तक कटी स्नान भी करना चाहिए। अब इसमें बहुत टाइम लग जाता है, इतनी जल्दी आराम होता नहीं है। इसकी स्पेशल पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की और इनको जगह पे बिठाने की अपनी एक्सरसाइज होती है योगा के अंदर, और बंद होते हैं जिनसे इनको आप थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हो। अगर तुरंत ही पता चल जाए तो पूरी तरह से ठीक करा जा सकता है इसको। हर्निएशन को तो पूरी तरह से हम ठीक कर पाते हैं, पर जैसे उलट पलट जाना और जिसमें ये बहुत सारी तरीके के दिखाए हैं ना, तो वो उसमें से कुछ चीजें ठीक अच्छे से आराम से हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि उसे बिठाना भी एक बहुत बड़ा काम है जो आजकल बहुत कम लोगों को आता है। मतलब मानिए 1000 में से 10 लोगों को आता होगा, बाकी सबको नहीं आता है। जो कहते हैं ना कि 100% बिठा सकते हैं, विश्वास नहीं कर सकते आप उनपे, क्योंकि कहीं नॉर्मल जो बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन्स है, जेनाइटल्स हैं, उनको आप उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो प्रॉपरली डायग्नोज भी होना जरूरी है ना।
बिन अपने ही, हमें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमें उसे उसके साथ कुछ भी कह देना उचित नहीं होता है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गो टू द यूसीजी, आप जाओ और पहले अल्ट्रासाउंड करवाओ ताकि पता पड़े कि एग्जैक्टली क्या हुआ है ना। इसलिए किसी भी तरह का हमें खिलवाड़ नहीं करना है पेशेंट के साथ। सप्ताह में 2 बार एप्सम सॉल्ट तथा 3 बार रात में सोने से पहले गर्म और उसके तुरंत बाद शीतल जल से मेहन स्नान करना चाहिए। रोग में बड़ा ही गुण करता है ये। इन स्नानों से गर्भाशय के आसपास के अवयव और तंतु शक्तिशाली बन जाते हैं। उसके जब अवयव, वो पेल्विक मसल्स वाली बात है, वो सारी चीजें तब स्ट्रांग हो जाएंगी तो अपने आप ही ये सारी चीजें बढ़िया होने लग जाएंगी। ठीक है। गर्भाशय के पूरी तौर पर बैठ जाने में बहुत दिनों तक अधिक चलना फिरना नहीं चाहिए। मैथुन और अधिक परिश्रम आदि बंद कर देना चाहिए। ये है परहेज, जो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल एक भी चीज उसके अंदर से कम नहीं रखनी चाहिए। परहेज जितने ज्यादा दिन तक करेंगे ना इसमें, क्योंकि 6 महीने तक का परहेज चलता है लगभग। इवन जब गर्भाशय खिसक भी गया नीचे, हर्नेशन भी हो गया ना, तो उसमें भी 6 से 8 महीने का परहेज करना ही पड़ता है। और इसकी कोई प्रॉपर ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कि कोई दवाई खा के आप इसे ठीक कर लोगे। इसे एक्सरसाइज वगैरह करके ही सही किया जा सकता है। चलिए, अब हो गया है 55 हमारा टाइम, है ना। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गर्भ गिर जाना। तो अब ये तो हम नेक्स्ट में ही पढ़ेंगे क्योंकि तो 5 ही मिनट बचे हैं बस। काम किसने भेजा? भेजा किसी ने? भेज दिया? अच्छा ठीक है। और भेज दिया? अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ, क्योंकि मैं एक दिन और, मैं बीच में अभी मंडे को नहीं थी ना, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था तो ज्वाइन नहीं हो पाया था, मेरा नेटवर्क नहीं था। ठीक है। चलिए, मैं देखती हूँ किस किसने कैसे कैसे क्या क्या काम किया है असाइनमेंट्स वगैरह का। और ये अब तक का आप सब लोगों के समझ में आ रहा है ना? सब टॉपिक वाइज हमें समझ में आ रहा है? जी मैम। है ना? ठीक है। अब ये इसमें यही चीजें हैं मेन, बस यही है कि गायनी तो है ये, पर गायनी के अंदर बहुत सारी चीजें एक दूसरे से आपस में जुड़ी होती हैं। हमें प्रॉपर डायग्नोज करना है और क्या चीज, इसीलिए हर जगह हर चीज का एक एक मीनिंग है। रूट कॉज को हम क्यों बोलते हैं रूट कॉज? क्योंकि आपको जड़ पे जाके इलाज करना है। जड़ के रीजन ही क्या है, इसका कारण ही क्या है, वो निकाल के लाना है, तब इलाज करना है। तब इलाज करोगे तो वो जड़ से खत्म हो जाएगा। और अगर आपने सही जड़ नहीं पकड़ पाए तो फिर वो उसका ट्रीटमेंट अधूरा ही रह जाएगा, वो फिर वापस आएंगी चीजें। इसलिए इन सब चीजों को बस बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये 3rd ईयर का भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग आते हैं ऐसे जो इस टाइम पे बहुत परेशान है, क्योंकि एलोपैथी में तो बहुत सारी चीजों का ट्रीटमेंट ही नहीं है इनमें, और इसमें है, हमारे पास है, हम कर सकते हैं उनको ठीक। तो जब हम कर सकते हैं तो हमें इतना सिद्ध हस्त होना चाहिए ना कि हम लोगों को हेल्प कर पाए। उसके लिए बहुत इनकी पढ़ाई और डीप नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि किन किन चीजों से क्या क्या होता है। और केवल इन्हीं पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, हमें और भी बुक्स ढूंढिए, अच्छी अच्छी किताबें निकालिए, है ना। और फिर उनको भी पढ़िए, उनको भी पढ़ने से आपको बहुत फायदा मिलेगा, है ना। नॉलेज तो जितनी बटोरे आप उतना कम है, क्योंकि इतना वास्ट है ये नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, और ये हमारा सिद्धा, हमारे योगा। योग के अंदर क्या क्या नहीं है। योग में ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो ये हमने जो लास्ट वाला टॉपिक पढ़ा है ना, गर्भाशय उलट जाना, टेढ़ा हो जाना, हर्निएशन हो जाना, इन सब में हमारे ऐसे ऐसे बंद हैं, योगा के ऐसे पोजेस हैं जिनसे हम उनको ठीक कर सकते हैं। पर हमें पता तो नहीं है ना कि क्या है, इसलिए बहुत पढ़ना जरूरी है कि आप बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि आपको भी अच्छी नॉलेज हो। और अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़िए, नेचुरोपैथी में भी और बहुत अच्छी बुक्स क्लिनिकल लेवल पे हैं, प्रैक्टिस के लिए भी अवेलेबल हैं, जिसमें ट्रीटमेंट पार्ट भी है। तो उन सबको भी पढ़िए ताकि आपको और अच्छी नॉलेज हो। ठीक है। कुछ पूछना बुक का नाम? जी बुक मैम, का किसी नाम बुक का नाम बताइए, कोई अच्छी बुक जो है आपके। मैं उसमें भेज देती हूँ। क्लिनिकल नेचुरोपैथी करके एक बुक है, उसमें सब ट्रीटमेंट पार्ट है, उसमें योगा भी है, उसमें एक्यूप्रेशर भी है, उसमें सारी हमारे बात भी दे रखे हैं, कौन कौन से बात किसके अंदर चाहिए, क्या खाना पीना देना चाहिए, क्या नहीं खाना पीना देना चाहिए, क्या टेस्ट करवाने चाहिए। इस लेवल की नेचुरोपैथी की बुक्स आती हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, तो उनको पढ़ते रहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा नहीं है, बहुत विशाल है। पढ़ना हमको पड़ेगा, जानना हमको पड़ेगा। केवल एक ही चीज पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि जो है ना नॉलेज,
वो जब तक जितना गेन कर सको करो, क्योंकि मेडिकल फील्ड में तो हर दिन नई रिसर्च आती है, हर दिन नई जी चीजें मैम। आती हैं, आपको नहीं पता है कि कब क्या चीज चेंज हो रही है, कब क्या चीज बढ़ गई, क्या नई रिसर्च आ गई। तो जागरूक रहना भी बहुत जरूरी है इसमें, है ना, नहीं तो हम फिर पीछे पड़ जाते हैं। ये बहुत साल पहले पहले पढ़े थे, अब तो हमको पता नहीं क्या है, क्योंकि जब हम पढ़े थे तो ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो होती ही नहीं थी। पर धीरे धीरे वो सब चीजें बढ़ती गई, तो हमें भी इतना अपडेटेड रहना चाहिए, आगे सारी न्यूज रिसर्च इन सबको करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, ताकि हमें भी पता रहे। ठीक है। अब हम ये इसके आगे का बाद में पढ़ेंगे 37 नंबर पेज से, कल गर्भ गिर जाना, अबॉर्शंस पे हम आ जाएंगे कि क्यों होता है, किस किस कारण होता है। ठीक है, थोड़ा सा बचा है अब हमारा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बस यही सबसे बड़ी बात है, आपको समझ में आना चाहिए ताकि आप लोग भी फिर से अच्छे से पढ़ सको। ठीक जी है, मैम जी। चलिए 6 बज गए हैं हमारे, शांति पाठ करा दीजिए। ठीक है, बाकी मैं सब आपका चेक करके भेज दी हूँ होमवर्क कल को। ठीक है, जी चलिए। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, आंखें अपनी धीमे से बंद कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्ट सुख शान्तिर्भवतु। ॐ। सभी को प्रणाम, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। पढ़िएगा सब लोग, एक बार पढ़ के आइएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नहीं कुछ आए जी तो पहले वाले में भी नहीं आए तो क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। ठीक है, जी चलिए मैम। मिलते बुक हैं नेक्स्ट क्लास में। मैम बुक का नाम जरूर दे दीजिए ताकि उसको कैरी कर हाँ हाँ सकें। हाँ, मैं भेज रहा जी हूँ। मैम। ठीक, ओके। थैंक यू मैम।